नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। साल 2002 की बात है। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के सांसद थे और मठ का जलजला था। मठ का जलजला आज भी है और बीजेपी के सांसद थे। चुनाव की बात हुई, राधा मोहन जी ने कहा कि इस बार शिव प्रताप शुक्ला को टिकट मत दो, जो लगातार 4 बार के बीजेपी के विधायक हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जी की बात नहीं सुनी। तब गुस्से में 2002 में योगी आदित्यनाथ जी ने राधा मोहन अग्रवाल को हिंदू महासभा से टिकट दिला दिया। और गुस्सा योगी जी का खूब अब तो कम हो गया है। पार्ट 2 में वो थोड़े थोड़े राजनेताओं की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा पहले बहुत आता था उनको। अब टिकट हो गया, बीजेपी में भगदड़ मच गई और योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में जलजला। बीजेपी ने पूरी जान लगाई और योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के सांसद रहते हुए भी राधा मोहन अग्रवाल, जो हिंदू महासभा के प्रत्याशी थे, उनके पक्ष में जनसभाएं करी। नतीजा ये हुआ कि शिव प्रताप शुक्ला यानी बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंच गई और राधा मोहन अग्रवाल बम्पर वोटर से जीत गए। और 2002 के बाद से उनका जीतने का सिलसिला लगातार बढ़ता चला गया। लेकिन राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। कब कौन नाराज हो जाए, कब कौन खुश हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। समय बदला और धीरे धीरे राधा मोहन अग्रवाल और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में दूरियां बढ़ती चली गईं। और दूरियां इस हद तक बढ़ी कि जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी, तो गोरखपुर के कई कामों का राधा मोहन अग्रवाल ने खुल के विरोध करना शुरू कर दिया। यही नहीं, जब सांसद थे रवि किशन की टिप्पणियों पे राधा मोहन अग्रवाल ने खुल के विरोध किया, जिसके बाद एक मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राधा मोहन अग्रवाल, रवि किशन तीनों बैठे। बीजेपी का नेतृत्व परेशान हो गया था और योगी आदित्यनाथ और राधा मोहन अग्रवाल की लड़ाई खुल के मैदान में आ गई थी। हाँ, पूरी बीजेपी में मालूम कर लीजिए, ये माना जाता था कि राधा मोहन अग्रवाल और योगी आदित्यनाथ धुर विरोधी हैं, एक दूसरे का पूरा विरोध करते हैं गोरखपुर में। लेकिन समय बदला और फिर बाद में जब पिछला विधानसभा चुनाव था, तो संयोग देखिए कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए और राधा मोहन अग्रवाल का टिकट कट गया। जैसे ही टिकट कटा राधा मोहन अग्रवाल का, तो विपक्ष की आंखें खिल गईं। समाजवादी पार्टी ने कोशिश करी राधा मोहन अग्रवाल से बात करने की कि आप हमारे यहाँ आ जाओ और हमारी पार्टी से टिकट ले लो। बाकी दलों ने भी, आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश करी कि राधा मोहन अग्रवाल उनके यहाँ जाएं, टिकट ले लें, चुनाव लड़ें। दरअसल राधा मोहन अग्रवाल का भी गोरखपुर में बहुत प्रभाव है। वो गोरखपुर के जाने माने डॉक्टर रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस इतनी चलती थी कि सुबह से रात तक वो कभी खाली नहीं होते थे। मगर राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। लेकिन पूरा चुनाव बीता, राधा मोहन अग्रवाल सक्रिय नजर नहीं आए। योगी आदित्यनाथ जी के कैंप ने कभी कोशिश नहीं करी कि राधा मोहन अग्रवाल मंदिर में आके, मठ में आके बैठें, चुनावी रणनीति में हिस्सा लें। और राधा मोहन अग्रवाल भी अपने सीमित दायरे में जाते, प्रचार करके वापस आ जाते। गोरखपुर के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी कि दल तो मिल गया है लेकिन दिल नहीं मिले। मतलब राधा मोहन अग्रवाल और योगी आदित्यनाथ जी के बीच दूरियां बरकरार रहीं। हालांकि वो योगी आदित्यनाथ जी के पंच मंच पर एक बार गए तो पहला था, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी रिकॉर्ड तोड़ दें, जो मेरा रिकॉर्ड है वो भी तोड़ दें। लेकिन तब लोग मान रहे थे शायद ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा और लोग मान रहे थे शायद ये राधा मोहन जी का तंज है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने रिकॉर्ड तोड़ा, बहुत बम्पर वोटों से जीते। लेकिन चर्चा ये हुई कि योगी आदित्यनाथ जीत गए तो राधा मोहन अग्रवाल की राजनीति खत्म हो गई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी फिर मुख्यमंत्री बन गए और राधा मोहन अग्रवाल नेपथ्य में चले गए। उन्होंने अपनी डॉक्टरी की पेशा फिर शुरू कर दिया, लोगों से मरीज देखना शुरू कर दिया, वो खामोश रहे। जिस दौरान चुनाव चल रहा था, तो हर पत्रकार को एक क्यूरियोसिटी होती है, उसको खबर की तलाश होती है। हाँ, सबको लगता था कि राधा मोहन अग्रवाल कुछ बोलेंगे, इस मुद्दे पर बोलेंगे, वो सुर्खियां बनेगा। मैं भी उन पत्रकारों में से एक था। मैं गोरखपुर गया, मैंने कवरेज करी, मैंने राधा मोहन जी को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। राधा मोहन जी बहुत राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, वो समझ गए कि मैं क्यों आना चाहता हूँ। जैसे कोई सामान्य पत्रकार जाता, वो यही सवाल करता कि आपके और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में दूरी का अंतर क्या है, कारण क्या है, क्या नाराजगी है, इस तरह के तमाम सवाल करता। लेकिन उनको पता था कि मैं क्या करने आ रहा हूं। तो राधा मोहन जी ने कहा स्वागत है आपका, आपको बढ़िया चाय पिलाता हूं, नाश्ता कराता हूं, लेकिन गोरखपुर की राजनीति पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं हंस पड़ा, मैंने कहा मैं आ ही सी ले रहा हूँ, केवल आपकी चाय नाश्ता तो मैं कभी भी कर लूँगा। और राधा मोहन अग्रवाल का व्यवहार इतना अच्छा है कि आप उनके मिलेंगे तो उनसे मुरीद हो जाएंगे। विधानसभा में जब वो सवाल पूछते थे तो सरकार उस समय समाजवादी पार्टी की थी,
पसीना आ जाता था सरकार को। खुद अखिलेश यादव ने भी कहा कि राधा मोहन अग्रवाल जी के कई सवालों से मैं बड़ा असहज हो जाता था और मुझे उनकी बातें पूरी करनी होती थी। लेकिन जब राजनीति कब कैसे पलटा खा जाए, कब किसका भविष्य चेंज हो जाए, ये कह नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ जी के इतनी नाराजगी, इतने विरोध के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया। राधा मोहन अग्रवाल के प्रत्याशी घोषित होते ही भारतीय जनता पार्टी में फिर इन बातों का, इन अटकलों का बाजार गर्म हो गया। क्या दिल्ली और उत्तर प्रदेश मतलब योगी जी और दिल्ली नेतृत्व के बीच में अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं है? क्योंकि योगी जी के धुर विरोधी माने जाते हैं राधा मोहन अग्रवाल, और गोरखपुर से योगी जी के गृह जनपद से आते हैं। उनको राज्यसभा में अगर भेजा जा रहा है, इसका मतलब है दिल्ली गोरखपुर में एक पैरेलल ताकत बना के रखना चाहता है। इससे पहले भी वो शिव प्रताप शुक्ला, जिनकी योगी आदित्यनाथ जी से पटती नहीं थी, उनको राज्यसभा में दिल्ली भेज चुका है, उनको मंत्रालय भी दे चुका है और राज्यसभा के अंदर बड़ी जिम्मेदारी भी दे चुका है। तो आज जैसे ही राधा मोहन अग्रवाल का नाम आया तो ये सब अटकलें भी शुरू हो गई। दूसरा, सबसे ज़्यादा लोग चौंके लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के नाम को लेकर। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी बहुत सहज है, सुलभ हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो लोग देखते थे, हजरतगंज में एक स्कूटर चला आता था, स्कूटर के पीछे गनर बैठा होता था और पता चलता था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जा रहा है। तमाम बड़े आंदोलन लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अपने दम पर खड़े किए, बीजेपी को मजबूत करने में दिन रात एक किया, लेकिन सरकार बनने के बाद उनको उपेक्षित कर दिया गया, नेपथ्य में डाल दिया गया। बहुत मिलनसार, बहुत व्यवहार कुशल थे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मेरे दफ्तर में, मेरे घर पर आ जाते थे। तमाम मुद्दों को लेकर खनन के कई उन्होंने मुझे खबरें बताई और मैंने उन खबरों को छापा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे रिश्ते थे। मैं मेरठ गया तो मुझे उनके घर पर बहुत लजीज व्यंजन खाने को मौका मिला और बहुत सुलभ हैं। सभी पत्रकारों के लिए वो इतने हितैषी हैं, बेहद बातचीत में मधुर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम है, ब्राह्मण समुदाय में एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। एक और नाम सुरेंद्र नागर, जो पहले सपा में, फिर बसपा में, फिर लोकदल, कई जगह पर बदल के आए हैं, वो भी टिकट पा गए हैं आज राज्यसभा का। पहले भी राज्यसभा के प्रत्याशी थे, सपा छोड़कर आए थे। बाबूराम निषाद एक बड़ा नाम, बड़ा और चर्चित नाम। उनकी पत्नी ने उनके ऊपर उत्पीड़न के बहुत आरोप लगाए थे, एक मुझे मारते हैं, पीटते हैं और कई सारे अनाचार के, कदाचार के आरोप लगाए थे। उन बाबूराम निषाद को भी पार्टी ने टिकट दे दिया है। दर्शना सिंह और संगीता यादव नए नाम है। सातवां नाम भी अभी चर्चा में है कि कौन होगा। संजय सेठ दिन रात एक कर रहे हैं और संजय सेठ को लेकर बड़ा विवाद भी है पार्टी में कि क्या उनको लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना चाहिए। अभी बीजेपी ने 7वां नाम रोक के रखा है। हो सकता है 8वां नाम भी बीजेपी की तरफ से आ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आज की सूची ने घमासान तो मचा दिया है उत्तर प्रदेश में। अब देखना ये होगा कि राधा मोहन अग्रवाल जब जाते हैं दिल्ली में तो केवल सांसद बन के रह जाते हैं या कोई मंत्रालय भी उनको मिलता है। जाहिर है योगी आदित्यनाथ जी नहीं चाहेंगे कि वो दिल्ली में उनका कद बढ़े, लेकिन यही राजनीति होती है। कोई किसी के चाहने से बढ़ता नहीं है और कोई किसी के चाहने से कम होता नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि इस सूची ने बीजेपी के अंदर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। देखते रहिए राजनीति की खबरों के लिए 4 PM यही न्यूज़ नेटवर्क है जो आपको राजनीति की सारी अंदर की खबर बताता रहेगा। थैंक यू।